तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। इस प्रश्नावली के जो पहले के क्वेश्चन है वो हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। वो आपको इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, आप उसको पहले पढ़िए, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस में आइए, क्योंकि आप पहले जब इनको क्लियर करेंगे तभी आपके ये क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि HCF 306 और 657, ठीक है। 306 और 657 का HCF दे दिया क्वेश्चन ने। कितना दे दिया उसको? 9 दे रखा है, दिया है। LCM ज्ञात करना है। अब इसके लिए इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप LCM निकालो नॉर्मली, या तो हम नॉर्मली LCM निकालेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा बुक को साइड रख के यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमें यहाँ पे कि HCF दे रखा है हमें। ठीक है, हमें दो संख्याओं का HCF दे रखा है, और वो दो संख्याएं कौन सी हमारे पास? 306 और 657 दो संख्याएं हैं। इनका जो HCF है उसने 9 दे दिया, और हमें बोला है कि LCM को क्या करो? निकालो। इन दोनों संख्याओं के LCM को निकालो। तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम नॉर्मली क्या करें, जैसे हम LCM निकालते हैं 306 और 657 का, नॉर्मली जैसे हम LCM निकालते हैं उस विधि से हम LCM निकालें। पर हमने ऐसी विधि तो पढ़ी नहीं है। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जब हमने चीज़ों को किया था तो हमने क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला पढ़ा था। पिछले एक्सरसाइज में हमने जब हमने लेक्चर किया था तो उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि दो संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे। वो क्या था? पहली संख्या, दो संख्याओं को गुणा करने में लगेगा होगी पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है? उन दोनों संख्याओं के HCF इंटू LCM के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, ये होता है वो फॉर्मूला। अब देखो इसमें हमने क्या करना है कि जैसे इसमें पहली संख्या भी दी हुई है और दूसरी संख्या भी दी है और हमें HCF भी दिया हुआ है, तो हमें LCM ढूंढना है। तो हमें एक चीज़ फाइंड करनी है। अगर हमें तीन चीज़ें दी हुई हैं तो हम एक चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनको सिर्फ नंबर्स को इस फॉर्मूले में रखते हैं। ठीक है, जो जो हमें चीज़ें दी उनको हम फॉर्मूले में रखते हैं। पहली संख्या में दे रही है 306, दूसरी में दे रही है 657। HCF दे रखा है, हमें LCM निकालना है। तो मैं इनको सीधा क्या रखता हूँ? फॉर्मूले में रखता हूँ। तो देखो पहली संख्या क्या है हमारे पास? 306 गुणा के दूसरी संख्या क्या है हमारे पास? 657 इज इक्वल टू HCF कितना दे रखा है क्वेश्चन है? 9, और LCM कितना दे रखा है क्वेश्चन है हमें? वो हमें निकालना है। तो LCM को हम ऐसे रख देंगे, इसको X भी मान सकते हैं, इसको Y, ABCD कुछ भी मान सकते हैं हम। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है? पक्षांतर होता है। पक्षांतर आपने पढ़ा होगा ऑफकोर्स। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो इतना समझ लेते हैं कि हमें सिर्फ क्या करना होता है, जो संख्या दी हुई है उसको बराबर के इधर लाना, और उसको करने में क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं। तो जब हम इस 9 का क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमें LCM निकालना है तो हम 9 को ही करेंगे पक्षांतर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? 306 इंटू 657 बट्टे 9। अब बट्टे में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या थी? ये संख्या गुणा में थी, तो गुणा में होके बराबर किधर आएगी? तो भाग में हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? LCM हो जाएगा। और हाँ, आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे? पक्षांतर लिखो या ना लिखो, आपकी इच्छा है। पक्षांतर करने पर, अब आपको पक्षांतर करने पर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर पे इतना खुद से दिमाग होना चाहिए कि वो पहचान जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो आपकी सहूलियत के लिए कि आप पक्षांतर करने पर लिखें या ना लिखें। तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 9 से ये दोनों कट रहे हैं, क्योंकि HCF है तो दोनों कटेंगे, गुणनखंड में आए होंगे। ठीक है, आप एक बार काट के देखिए। आप इसको भी काट सकते हो और इसको भी काट सकते हैं। तो पहले किसी एक ही कटेगा यहाँ पे। अब देखो इसका क्या रूल होता है? अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो दोनों कटते। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता? अगर ऐसा होता 306 धन 657 बट्टे 9, अगर ऐसा होता तो इसमें क्या होता? 9 से ये भी कटता और ये भी कटता अलग अलग। पर यहाँ पे क्या है? गुणा में, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या कटेगी। मैं 9 से इसको काट देता हूँ, तो 9 3 27 और बचेगा यहाँ पे 3, 9 चौकू 36। तो अब यहाँ पे कितना हो गया? अब ये हो गया 34 इंटू 657 इज इक्वल टू LCM। अब इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा LCM जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? 22,338। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले से किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। इस LCM की जगह कभी हमें HCF निकालने के लिए बोल सकते हैं, या फिर कभी बोले कि HCF निकालो, LCM दे रखा है तो पक्षांतर करना है। पहली संख्या नहीं दी रहेगी, कभी दूसरी संख्या नहीं दी रहेगी, तो हम इस फॉर्मूले से उन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, पर जब हमने फॉर्मूला पढ़ा तो हम फॉर्मूले की बेस पे करेंगे। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। अब 5वां क्वेश्चन देखो।
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई प्राकृतिक संख्या n है, 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6n का मतलब n को कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, अब उसकी पावर हो जाएगी 6 की घात हो जाएगी 1 2 3, तो उसके हमें पता है कि 6 की घात 1 कितनी होती है, 6 की घात 1 1 6 ही होती है, फिर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। ठीक है, ऐसे ही वो 0 पर कब समाप्त हो सकती है, ठीक है, 0 पर समाप्त हो सकती है, तो इसकी एक शर्त होती है, उसको लिख देते हैं हम प्रश्न नंबर 6 को यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 5 है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्रश्न नंबर 5 लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या शर्त बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि ये ध्यान में रखना बस आज से कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप का हो। इसका मतलब क्या बोलने का, देखो समझो इस चीज को, कोई भी संख्या 0 पर, क्वेश्चन ने बोला 0 पर कब समाप्त होगी, तो हम बोलते हैं कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड, अब गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड तो सब समझ गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड में क्या आनी चाहिए, अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या आनी चाहिए, तो अभाज्य संख्या सबको पता है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या आना चाहिए, 2 × 5 के रूप का आना चाहिए। अब अभाज्य तो 3 भी है 7 भी है, पर रूप क्या चाहिए हमें, सिर्फ 2 × 5 के रूप का चाहिए। ठीक है, तो हमें कैसा रूप चाहिए, 2 × 5 के रूप का चाहिए। क्वेश्चन ने क्या बोला था हमें कि वो यहाँ पे क्या है 6n है कुछ। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इनका जो गुणनखंड करना चाहिए वो 2 × 5 के रूप का आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ n = 1, मान लिया n 1 है तो 6 की पावर कितनी रख दो, 1 रख दो तो कितना हो जाता है, 6 ही हो जाता है। अब एक बार अगर हम साइड में 6 का क्या करें, गुणनखंड करें, तो देखो 2 आएगा यहाँ पे, 3 आएगा यहाँ पे, 3 आएगा, 1 आएगा। अभाज्य गुणनखंड तो वे 2 और 3 अभाज्य संख्या है, गुणनखंड तो हमने कर दिया, वो कितना है 2 × 3, पर हमें किस रूप में चाहिए था, हमने क्या बोला था, हमें इस रूप में चाहिए 2 × 5 है, तो 2 तो आया है, पर यहाँ पे 3 आ गया, तो इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 0 पर कब समाप्त होगी, जब 2 × 5 के रूप का होगा, हमारा क्या रूप है 2 × 3 के रूप का है। अब अगर यहाँ पे किसी को लग रहा है कि एक बार पावर 2 रख दे, तो n = 2 रखने पर, ठीक है, यहाँ पे 6n जो रखना था n = 2 रख दिया हमने, तो यहाँ पे 6 की पावर ये 2 रख दो, तो 6 की पावर 6 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 36। अब 36 का अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गुणनखंड करता हूँ तो क्या आएगा, 2 से जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 = 2, इधर आएगा तो 8, फिर कितना आएगा 2, फिर आएगा 9, 3, फिर 3 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो गुणनखंड आएंगे वो किसके रूप का आ गए, तो वो आ गए 2 × 2 × 3 × 3। अगर हम इसको लेते हैं एक बार तो क्या जाएगा 2 की पावर 2 यहाँ पे है, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। अब साफ साफ दिख रहा है कि वो 2 और 5 के रूप का तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जब वो 2 × 5 के रूप का नहीं आएगा तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, जब वो 2 × 5 के रूप का आएगा तब वो 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर जब हमने चेक करके देखा तो हमने बोला ये क्या था, 2 × 5 के रूप का नहीं है, इसीलिए ये क्या होगी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, कब होता है समाप्त, जब वो 2 × 5 के रूप का होता है, उसका कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये ध्यान में रखना कि अभाज्य होना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको समझ आएगा। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13, ठीक है, और ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, भाज्य संख्याओं के बारे में बोल रहा है। ठीक है, हमने पढ़ी थी 2 संख्या, हमने क्या पढ़ी थी कि भाज्य और अभाज्य, हमने 2 टाइप की संख्याएं पढ़ी थी। ठीक है, अब भाज्य और अभाज्य क्या होती हैं, एक मैं रिकैप देता हूँ। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका भाग खुद से भी जाता है, एक से भी जाता है और किसी अन्य संख्या से भी जाता है। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं का भाग किससे जाता है, यहाँ पे देखो अगर इसमें लिखूँ तो खुद से, एक से व अन्य से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके क्या होते हैं 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद हो गया, एक हो गया और एक अन्य हो गया। तो क्या लिखेंगे कि ऐसी, कुछ एक लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या आएगा जो हम अपनी तरफ से लिखेंगे, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स या ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो देखो गुणनखंड होते हैं, अब क्यों होते हैं 2 से अधिक गुणनखंड, मैंने बोल दिया यहाँ पे, समझा है कि
जब एक तो खुद से जा रही है, एक से जा रही है और एक किसी अन्य से भी जाएगी, तो वो कौन होगी? भाज्य होगी। तो ऐसी संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या होती है? भाज्य होती हैं। और अभाज्य कौन होती है? जिनका भाग खुद से जाता है और सिर्फ एक से जाता है। तो जिनका भाग क्या जाता है? सिर्फ खुद से वो एक से जाता है। तो इसमें कितने गुणनखंड होंगे? 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो वो क्या होती है हमारे पास? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने हमें क्या दिया था? क्वेश्चन ने हमें कहा था कि 7 × 11 × 13 + 13 जो ये है, तथा 7 गुणा गया, 6 गुणा गया, 5 गुणा गया, 4 गुणा गया, 3 गुणा गया, 2 गुणा गया, 1 गुणा गया, धन 5। ये कैसी संख्या है बोला उसने? भाज्य की शर्त बोले। तो भाज्य की शर्त है, अभी तो हमने देखा जैसे ऐसी संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो इनको एक बार सॉल्व कर लें। एक साइड में लिख देता हूँ 7 गुणा गया 11 गुणा गया 13 धन 13, और एक तरफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7 गुणा गया 6 गुणा गया 5 गुणा गया 4 गुणा गया 3 गुणा गया 2 गुणा गया 1 धन 5। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, साइड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या दिख रहा है सॉल्व करते टाइम? इसमें 13 कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ दोनों में क्या दिख रहा है? 13 मुझे कॉमन दिख रहा है। तो मैं 13 को बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा 7 गुणा गया 11। अब 13 तो मैंने बाहर ले लिया तो कुछ भी नहीं। अब जब प्लस करूँगा तो प्लस में क्या रहेगा? इस 13 को बाहर ले लिया तो इसकी जगह क्या आएगा? 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करूँगा तो 11 7 तो हमारे पास 77, और धन कितना होता है? 1 78, इसमें हो जाएगा ऐसा। और इसका मतलब क्या है? 13 गुणा गया 78, और इसको क्या लिख सकता हूँ? गुणा 1 भी लिख सकता हूँ साथ में। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? जिसकी ऐसी संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो कितने गुणनखंड आ गए? 2 से अधिक गुणनखंड आ गए, 3 गुणनखंड आ गए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्योंकि इस संख्या के क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए क्या है? भाज्य संख्या। अभी हमने भाज्य संख्या की शर्त पढ़ी। अब जब इस वाले को क्लियर करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो यहाँ पे 5, अगर यहाँ पे 5 तो 5 को बाहर ले लो यहाँ पे कॉमन। ठीक है, अब अंदर कितना बचेगा? 7 गुणा गया 6, 5 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणा गया 3 गुणा गया 2 गुणा गया 1 और धन 1। 5 को बाहर ले तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस में आएगा 1। हाँ, अगर हम गुणा में था तो हमने नॉर्मली बाहर लिख दिया। जब मैं इस पूरे को गुणा करता हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं? देखो सिंपल सा है, 7 छके 42 होता है यहाँ पे। और जब इनको गुणा करेंगे 4 3 12 दूनी 24, तो ये जाएगा गुणा गया 24 धन 1, और बाहर कितना मेरे पास पहले से ही 5 दे रखा है हमें। अब जब इन दोनों को गुणा किया जाता है तो वो आता है हमारे पास 1008 धन 1, और साथ में कितना है? 5 को गुणा किया गया है। अब ये कितना हो जाएगा? 5 गुणा गया 1009, और यहाँ पे हम साथ में लिख सकते हैं गुणा 1 करने से कोई वैल्यू बदलने वाली नहीं है, तो फिर वही आ गए, 2 से अधिक गुणनखंड आ गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोनों में? क्योंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्या हमें दी है इसके क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब वो आपकी ऊपर है कि आप इसको कितना समझ पाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है, आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को कि भाज्य कौन है, अभाज्य कौन है, और हमने जब इसमें किया तो ये चीज़ें आई हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इसमें क्या थे? 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे थे दोनों में, तो हमने क्या लिख दिया? इसलिए क्या है? भाज्य हैं। अगर 2 ही आते तो जैसे 5 गुणा के 1 ही आता तो ये क्या होती? अभाज्य होती। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं 7वां क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को ही है, उसको क्या लगते हैं? 18 मिनट एक चक्कर लगाने में लग रहे हैं। हमने उसको बोला भागो यहाँ पे या फिर इसको चक्कर लगाओ, तो उसे 18 मिनट लगता है। और इसी मैदान वही है, एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और दूसरा हमने रवि को बोला कि तुम भी लगाओ साथ में। ठीक है, तो उसको क्या लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलना क्या किया? उन्होंने एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया। हमने उनको बोला कि सुबह के 7 बजे तुम स्टार्ट करो, एक ही साथ करो, एक ही समय से करो। ठीक है, उन दोनों ने एक ही साथ चलना स्टार्ट किया। इसको 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, इसको 12 मिनट लगते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि कितने समय पश्चात वे पुनः हमें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? दोनों के दोनों कब उस स्थान पर दोबारा मिलेंगे हमें? ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो कैसे करना है। तो ये कहता है मैं यहाँ पे
प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है कि कोई भी क्या एक ये क्या है मैदान है मान लेते हैं, और इसके चारों ओर के एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार गोल सा एक पथ है, रास्ता है एक गोल सा। यहाँ पे सोनिया नाम की एक लड़की है, ठीक है, यहाँ पे क्या एक सोनिया नाम की एक लड़की है जो कि इस ग्राउंड का क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। तो इसको जब ये चक्कर लगा रही है यहाँ पे, मान लिया ये क्या कर रहा है, पूरे एक चक्कर लगा रही है ग्राउंड का, सोनिया को जो समय लग रहा है चक्कर लगाने में, ठीक है, सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय जो है वो कितना दे रहा है हमें यहाँ पे 18 मिनट। कितना समय लगता है सोनिया को यहाँ पे 18 मिनट लगते हैं सोनिया को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एक रवि नाम का लड़का भी है साथ में, और रवि जब यहाँ पे इसका चक्कर लगा रहा है चारों ओर, तो रवि को कितना टाइम लगता है, रवि द्वारा लिया गया समय, ठीक है, रवि को कितना लगता है 12 मिनट लगते हैं। तो रवि एक चक्कर 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है और सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है। देखो इसको एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाले अप्रोच से समझते हैं। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। रवि ने 12 मिनट में एक चक्कर पूरा किया और दूसरा चक्कर उसको लगाने में 24वां मिनट लगेगा और तीसरा चक्कर लगाने में 36वां मिनट लगेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा 18 मिनट, दूसरे चक्कर में कौन सा टाइम 36वें मिनट पे सोनिया यहाँ पे आ रही है, और हमने अभी तो देखा कि 36वें मिनट पे रवि भी यहाँ पे आ रहा है, पर रवि का चक्कर कौन सा है, तीसरा, और सोनिया का चक्कर कौन सा, दूसरा, ठीक है। अब इसमें चक्कर नहीं पूछा, इसमें वो पूछा है कौन से समय में दोनों साथ आ रहे हैं, तो 36वें मिनट में साथ आ रहे हैं, ठीक है। ये तो वही कॉमन सेंस वाली अप्रोच जो हमने कॉमनली लगाई, ठीक है। अब इसमें बात होती है ऐसे क्वेश्चंस में न्यूनतम की, ठीक है, न्यूनतम समय की बात होती है, न्यूनतम समय की यहाँ पे बात की जाती है। तो न्यूनतम समय, और जहाँ पे न्यूनतम की बात होती है वहाँ पे एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। मैंने अभी ध्यान रख लेंगे यहाँ से कि जहाँ पे न्यूनतम की बात होती है एलसीएम, न्यूनतम समय मतलब ऐसा कौन सा समय सबसे पहले जो साथ मिलेंगे, इसके बाद भी ऐसे समय आएगा जब मिलेंगे, पर न्यूनतम समय की बात हो रही है, सबसे कम समय की बात हो रही है, तो एलसीएम की बात होगी। और अगर यहाँ पे पूछा जाता अधिकतम और पूछा जाता अधिकतम समय, तो वो क्या होता है, उसमें क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है किसी भी अधिकतम चीज़ में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मतलब हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो निकालते हैं 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। देखो 2 यहाँ 2 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 6, फिर 2 से जाएगा ये कितना हो जाएगा 3, और ये हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे 9 रहेगा, फिर 3 से जाएगा फिर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये कितने से जाएगा 1, 3 से ही जाएगा और ये 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो देखो कितना आता है 2 × 2 × 3 × 3, और टाइमिंग कितनी आती है 36वां मिनट, 36 मिनट। तो अभी तो मैंने बताया कि 36वें मिनट पे दोनों क्या होंगे, यहाँ पे दोबारा मिलने वाले, इसका तीसरा चक्कर रहेगा और इसका दूसरा चक्कर रहेगा। खुद से देख लो 12 मिनट में एक चक्कर, तो 24वें मिनट में दूसरा चक्कर, और 36वें मिनट में तीसरा चक्कर। तो 36वें मिनट में यहाँ पे पहुंचो, तीसरा चक्कर स्टार्ट कर रहा है, तीसरा चक्कर खत्म हो गया और चौथा चक्कर स्टार्ट कर, और इसका दूसरा चक्कर खत्म होगा 36वें मिनट में, तो दोनों यहाँ पे फिर से पहुंच जाएंगे 36वें मिनट में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः इसको लिख सकते हैं अपने उससे भी लिख सकते हैं, अतः 36वें मिनट, अतः 36वें मिनट है 36 मिनट बाद, या फिर 36 मिनट बाद, ठीक है, अपने तरीके से लिख सकते हैं। अतः 36वें मिनट में रवि व सोनिया दोनों, अतः 36वें मिनट में रवि व सोनिया दोनों एक साथ प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलते हैं, प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, इतना भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी है कि ये तो हम खुद भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से बना के वहाँ पे कि 36वां मिनट आ चुका है, तो अब 36 मिनट पे क्या करें, सोनिया और रवि दोबारा उस स्थान पे मिल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमने 1.2 पूरी तरह क्लियर कर लिया। आई होप आपको समझ आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, और आप काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, समझना है हर चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे भी समझा कि न्यूनतम समय सबसे कम समय में जब मिलेंगे, तो यहाँ पे मैंने समझा है, ठीक है। हर चीज़ को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी और आप अच्छे से सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे 1.3 जो एक्सरसाइज है उसको हम आगे भी करेंगे, आगे वाले आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से उसको समझेंगे, ठीक है बच्चों। और वो मैंने काफ़ी आसान तरीके से समझाई है, उसको भी हम करेंगे, और आई होप आप इसमें बने रहेंगे और सीखेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। थैंक यू।